हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड एज यू नो दैट कि हमने सेकेंड ईयर से रिपोर्ट को कवर करना स्टार्ट किया था। अभी तक हमने आरटीआई जो रिपोर्ट थी, फर्स्ट रिपोर्ट थी सेकेंड ईयर से की, जो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड थी, उसका हमने फर्स्ट हाफ पोर्शन कवर कर लिया था और आज हम देखेंगे सेकेंड हाफ पोर्शन को। तो आरटीआई रिपोर्ट जो वो दो हिस्सों में बांटी गई है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 डील करता है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट एंड अदर लॉ, रूल्स एंड प्रोसीजर के बारे में और कॉन्फिडेंशियलिटी क्लासिफिकेशन के बारे में। पार्ट 2 डील करता है आपका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट से, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन के बारे में, इश्यूज इन इम्प्लीमेंटेशन, एप्लीकेशन ऑफ आरटीआई टू द लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी एंड रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी, इन सब चीज़ों के बारे में। तो आज का जो हमारा स्पेसिफिक फोकस रहेगा वो रहेगा राइट्स एंड ऑब्लिगेशन पे। ये जब आप आरटीआई रिपोर्ट ओपन करोगे उसके अंदर 5th चैप्टर मिलेगा आपको, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। ठीक है, आप वीडियो देखिए, उसके बाद में वो चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। इजी हो जाएगा आपको वो चैप्टर समझना। तो आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक बार मैं रिव्यू दे देती हूँ कि लास्ट वीडियो में हमने एआरसी रिपोर्ट के बारे में क्या क्या डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने आरटीआई के बारे में पढ़ा, गुड गवर्नेंस, उसमें ट्रांसपेरेंसी की क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बताया। आरटीआई जो है वो गुड गवर्नेंस की एक बेसिक नेसेसिटी है। फिर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और अदर लॉ के बारे में डिस्कस किया। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट कॉलोनियल लेगेसी है, 1923 में बना था। ठीक है, उसके अलावा कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, कुछ ऐसे लॉ हैं जो आरटीआई के समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फीचर्स ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट हमने पढ़ा। इसके अलावा हमने शौरी कमेटी के बारे में अच्छे से कवर किया था। ठीक है, गवर्नमेंट प्रिविलेज इन एविडेंस, ये हमने देखा। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, उसका सेक्शन 123 खास करके जो अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड हैं उसके रिगार्डिंग एविडेंस से रिलेटेड डील करता है ये सेक्शन, उसके बारे में हमने देखा था। देन ओथ ऑफ सीक्रेसी जो नॉर्मली दी जाती है, ओथ ऑफ सीक्रेसी एक मिनिस्टर को भी, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर को भी। तो ये ऑथ ऑफ सीक्रेसी एक तरीके से, सीक्रेसी क्या है कि आप किसी चीज़ को सीक्रेट रख रहे हो, और आरटीआई क्या कहता है कि आपको वो चीज़ पब्लिक को बतानी है। तो ये दो चीज़ें अपोजिट चलती हैं, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। देन एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, कौन कौन से, ये मैंने पूरी लिस्ट दी थी आपको, सेकंड शेड्यूल में मेंशन है ये, सेकंड शेड्यूल ऑफ आरटीआई एक्ट, जिसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिनको एग्जेम्प्ट किया गया था फ्रॉम द परव्यू ऑफ आरटीआई एक्ट। कुछ रिकमेंडेशन थी, उसके अलावा सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स थे। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी क्लासिफिकेशन था। अदर देन दैट यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो के अंदर ख़त्म कर दिया था, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5 से। चैप्टर 5 आपका डील करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। इसमें 4 चीज़ों पे डिस्कस किया गया है। 4 चीज़ें कौन कौन सी है मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग में ही। ये सबसे पहले डिस्कस करेगा बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन। बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन मतलब इंफॉर्मेशन कमीशन, आपका जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है उसके बारे में, उसकी अपॉइंटमेंट, रिक्रूटमेंट और रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो एजेंसीज हैं उनके बारे में। देन इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पीआईओ और एपेलेट अथॉरिटीज़ के बारे में। फिर ये बात करता है लैंड नहीं, रिकॉर्ड कीपिंग के बारे में। इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड कीपिंग उनके बारे में डिस्कस करेगा। फिर ये बताता है चैप्टर अबाउट द कैपेसिटी बिल्डिंग एंड अवेयरनेस जनरेशन। एंड द लास्ट वन ये डिस्कस करता है क्रिएशन ऑफ मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के बारे में। तो 1 बाय 1 इससे डील करते हैं। सबसे पहले समझते हैं बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन को। बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन को हमने आरटीआई बनाई 2005 के अंदर, जब आरटीआई एक्ट लाया गया तो हमने एक साथ में एक बॉडी बनाई जिसको कहा गया चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, CIC, सॉरी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है ये, मैंने चीफ नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा, चीफ नहीं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है। CIC जो है वो एक ऑथोराइज्ड बॉडी है इन इंडिया टू एक्ट अपॉन कंप्लेन रिसीव्ड फ्रॉम इंडिविजुअल हु हैव बीन अनेबल टू सबमिट रिक्वेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टू सेंट्रल और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। एक चीज़ समझिए कि आपने आरटीआई डाली, आपको होम मिनिस्टर से कुछ पूछना है, आपने आरटीआई डाली, आरटीआई का जवाब कौन देगा? हर एक डिपार्टमेंट, हर एक मिनिस्ट्री के अंदर एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जिसको PIO बोलते हैं वो बैठा रहता है। उसने आपको डिटेल दे दी। मान लीजिए कि इसके रिगार्डिंग किसी को कंप्लेन दर्ज करानी है, उसको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं मिली या उसको
मना कर दिया गया, जो भी रीज़न था, उसको कंप्लेन दर्ज करानी है। वो कंप्लेन कौन करेगा, कहाँ पर करेगा, ठीक है, उसकी कंप्लेन सुनेगा कौन, उसके लिए है आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है, ये सेंट्रल है, इसको ठीक कर लीजिएगा। देन कमीशन, जो कमिश्नर्स हैं, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी। एक कमेटी बनती है, उस कमेटी में 3 मेंबर होते हैं, वो डिसाइड करते हैं और वो प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन भेजते हैं, और उस रिकमेंडेशन के बाद में CIC के मेंबर को अपॉइंट किया जाता है। उस कमेटी में कौन कौन होता है, PM होते हैं हमारे, देन लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, और एक होते हैं हमारे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द PM। ये तो बात हुई उसकी जनरल कंपोजिशन की। और अब बात करते हैं हम कि रिपोर्ट क्या कहती है। रिपोर्ट कहती है कि सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट, उसको चेंज किया जा सकता है ताकि सिलेक्शन कमेटी के अंदर प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंक्लूड किया जा सके। क्यों? क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट की तीनों ब्रांचेस से रिलेटेड है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से नहीं है, ये जुडिशरी से भी जुड़ा हुआ है, तो जुडिशरी का एक मेंबर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेक्शन 15 में भी सिमिलरली अमेंडेड टू कॉन्स्टिट्यूट सिलेक्शन कमेटी एट स्टेट लेवल, जिसमें चीफ मिनिस्टर आ जाएगा, लीडर ऑफ अपोजिशन आ जाएगा और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट आ जाएगा। इसके अलावा वो कहते हैं कि जो CIC है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, उसके 4 रीजनल ऑफिस होने चाहिए। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है, लेकिन इसके 4 रीजनल ऑफिस होने चाहिए। और सिमिलरली जो बड़े स्टेट्स हैं उनके अंदर, जैसे महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, या हम कह सकते हैं UP हो गया, मध्य प्रदेश है, ये बड़े स्टेट जो हैं, इनके अंदर भी जो सेंट्रल के अलावा स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होते हैं, उनके रीजनल ऑफिस को इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। ये रिकमेंडेशन दी थी RTI ने, ARC ने। और जो एक अलग है थोड़ी सी, और आप एग्ज़ाम में यूज़ भी कर सकते हो, वो ये है कि एटलीस्ट हाफ ऑफ द मेंबर ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन शुड बी ड्रान फ्रॉम नॉन सिविल सर्विस बैकग्राउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नॉन सिविल सर्विस बैकग्राउंड वाले लोगों को आप लेकर के आओ। और सच ए प्रोविजन मे बी मेड इन द रूल्स अंडर द एक्ट बाय द यूनियन गवर्नमेंट एप्लीकेबल टू बोथ CIC एंड SIC। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, रिकमेंडेशन ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि मान लीजिए कोई मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री का डिस्कशन लेके चलते हैं, और वहाँ पर एक से ज़्यादा PIO हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में एक एक PIO बैठा है, तो बहुत सारे PIO हो गए मिनिस्ट्री के अंदर। उनमें से एक PIO को एक नोडल असिस्टेंट बना देना चाहिए, ठीक है। नोडल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर विद द अथॉरिटी टू रिसीव रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल PIO। PIO क्या होता है? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो उसको एक नोडल असिस्टेंट बना देना चाहिए, जो सबकी इंफॉर्मेशन, सब रिक्वेस्ट जो है वो उसी के पास आए। इसके अलावा अब बात करते हैं प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। गवर्नमेंट खुद इंफॉर्मेशन दे दे। एक रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया है, जन सूचना पोर्टल। वो क्या करती है? वो खुद डिस्क्लोज करती है इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक, एंड दिस इज कॉल्ड प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। So proactive disclosure of important information by governmental agency constitute the essence of transparency in governance। एक तो सिटीजन मांग रही है, पब्लिक मांग रही है इन्फॉर्मेशन, और दूसरा गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करा रही है, तो इसको बोलते हैं सुओ मोटो डिस्क्लोजर अंडर द सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट। और जो विसल ब्लोअर होते हैं, विसल ब्लोअर मतलब किसी डिपार्टमेंट में कुछ गड़बड़ चल रही है, कोई करप्ट प्रैक्टिस चल रही है, और उसी ऑर्गेनाइजेशन का बंदा वो चीज़ एक तरीके से एक्सपोज करता है, उसको बोलते हैं विसल ब्लोअर। तो अगर जो विसल ब्लोअर है कोई, उसको हैरेसमेंट फेस करनी पड़ रही है, तो उस हैरेसमेंट के खिलाफ भी उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, एंड दैट शुड बी इंटीग्रल टू द ट्रांसपेरेंसी रेजिम। लॉ कमीशन ने अपनी 179th रिपोर्ट में कहा था कि पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर प्रोटेक्शन लॉ को बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा ये जो रिपोर्ट कहती है रिकॉर्ड कीपिंग के बारे में, रिकॉर्ड कीपिंग ज़रूरी है। आपके पास रिकॉर्ड नहीं होगे तो आप डेटा नहीं दे पाओगे, आप इन्फॉर्मेशन क्या दोगे जब आपके पास रिकॉर्ड नहीं होंगे। एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट द perhaps the weakest link in our information system is the total neglect of record keeping।
द 10th फाइनेंस कमीशन टुक नोट ऑफ इट एंड रिकमेंडेड स्पेशल ग्रांट टू द स्टेट्स फॉर इम्प्रूविंग रिकॉर्ड कीपिंग। जो 10th फाइनेंस कमीशन था उसने कहा कि ऑब्वियसली जो रिकॉर्ड कीपिंग है वो एक निगलेक्टेड पोर्शन है, तो स्टेट्स को स्पेशल ग्रांट दी जानी चाहिए ताकि वो अपने रिकॉर्ड कीपिंग को इम्प्रूव कर सकें। एंड रिकॉर्ड कीपिंग में भी जो लैंड रिकॉर्ड हैं वो सबसे ख़राब हैं मेंटेन करने के मामले में। लैंड रिकॉर्ड आर प्रोबेबली द मोस्ट इम्पोर्टेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट इन एनी गवर्नेंस सिस्टम, और उसको ही प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जा रहा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ये एआरसी रिपोर्ट के अंदर भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। आप इसको केस स्टडी के तौर पे अपने आंसर्स में भी लिख सकते हैं जब आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो। छत्तीसगढ़ का एक पुअर फार्मर है राकेश शुक्ला, ठीक है। ही आस्क्ड लोकल अथॉरिटी फॉर इंफॉर्मेशन ऑन पैडी फील्ड परचेजिंग इन हिज एरिया। उसने इंफॉर्मेशन मांगी रिगार्डिंग पैडी फील्ड परचेज, और उसको तकरीबन 1,82,000 रुपये का बिल थमा दिया गया। 1,82,000 रुपीज़ का उसको बिल थमा दिया। उसने पूछा कि इतना बिल क्यों, जस्ट उसने तो इन्फॉर्मेशन मांगी और आरटीआई फाइल करने के तो 10 रुपये लगते हैं, तो इसके क्यों? अथॉरिटीज़ टोल्ड हिम दैट द बल्क ऑफ एक्सपेंसेस 1,08,000 rupees had been spent on photocopying over 90,000 copies of official paper relating to purchasing the document filled an entire room. It's a satire actually कि 1,82,000 रुपये का टोटल बिल बनता है, जिसमें से तकरीबन 90,000 ऑफिशियल पेपर की फ़ोटोकॉपी में 1,08,000 रुपये लगते हैं, और 90,000 कॉपी और इतने सारे डॉक्यूमेंट होते हैं उस एक इन्फॉर्मेशन मांगने के कारण कि एक पूरा रूम भर जाता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि लैंड रिकॉर्ड को ही नहीं, बाकी सारे रिकॉर्ड को अपडेट करने की ज़रूरत है। पब्लिक रिकॉर्ड ऑफिस होना चाहिए, ठीक है। पब्लिक रिकॉर्ड ऑफिस वुड हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ओवरसीज प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग इन ऑल पब्लिक ऑफिस, जिसमें अपडेट करना, प्रिपरेशन करना, मैनुअल को अपडेट करना, मॉडर्नाइजेशन, डिजिटाइजेशन, मॉनिटरिंग, इंस्पेक्शन, अदर रेलेवेंट फंक्शन। और ये जो पब्लिक रिकॉर्ड ऑफिस है ये ओवरऑल सीआईसी और एसआईसी के अंडर काम करना चाहिए। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के अंडर उसको ओवरऑल काम करना चाहिए एज पर द ईआरसी रिपोर्ट। बात करते कैपेसिटी बिल्डिंग एंड अवेयरनेस जनरेशन की, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने जो आपके ऑफिसर्स थे उनको तो ट्रेन कर दिया, लेकिन जो सिटीजन्स हैं उनके माइंडसेट को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके बिहेवियर में चेंज लाना, उनके माइंडसेट में चेंज लाना और अवेयरनेस क्रिएट करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। और ख़ास करके जो मुझे लगता है, जो सबसे बेहतरीन रिकमेंडेशन जो मुझे लगी वो आगे आने वाली स्लाइड में हम देखेंगे, वो ये थे कि अवेयरनेस क्रिएट करने का काम गवर्नमेंट एनजीओ को सौंप दे, सिविल सोसाइटी को सौंप दे। आगे ये रिपोर्ट कहती है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड नॉट बी कन्फाइंड टू मेयरली पीआईओ एंड एपीआईओज। सिर्फ ऑफिशियल्स के ट्रेनिंग तक ही काम सीमित नहीं होना चाहिए। ऑल द गवर्नमेंट फंक्शनरीज शुड बी इम्पार्टेड एटलीस्ट 1 day ट्रेनिंग ऑन आरटीआई विद इन अ ईयर। पूरे साल में एक दिन तो कम से कम आपको क्या करनी चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए टू ऑल द वर्कर, टू ऑल द एम्प्लॉयज़ ऑफ गवर्नमेंट, राइट। और जो मैंने अभी आपको कहा, अवेयरनेस कैंपेन में भी इंटरेस्टेड टू क्रेडिबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एट द स्टेट लेवल। आप एनजीओ की हेल्प लो, दे आर क्वाइट गुड, एंड दे शुड डिज़ाइन ए मल्टीमीडिया कैंपेन बेस्ट सुटेड टू द नीड्स इन लोकल लैंग्वेज। ज़रूरी नहीं कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ कर रहे हो, नुक्कड़ नाटक कर सकते हो आप पोस्टर लगा सकते हो, आप लोगों के बीच में सभा कर सकते हो, आप सेमिनार वो करवा सकते हो, ऑर्गेनाइज करा सकते हो, बहुत सारे मेथड हैं। सो इसीलिए मल्टीमीडिया कैंपेन होना चाहिए विच सूट्स द नीड इन द लोकल लैंग्वेज, ठीक है। और ये जो पॉइंट है आपका अवेयरनेस कैंपेन का, ये आप किसी भी जगह, नॉट ओनली इन द आरटीआई, आप किसी भी जगह इसको यूज़ कर सकते हो कि गवर्नमेंट अवेयरनेस का काम ना ले अपने हाथों में। हाँ ठीक है, वो देख ले कि काम कैसा हो रहा है, बट अवेयरनेस का काम आप क्रेडिबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को सौंप दो। इसके अलावा बात करते हैं मॉनिटरिंग मैकेनिज्म की। मॉनिटरिंग मैकेनिज्म ज़रूरी है, इट्स अ बेसिक नेसेसिटी फॉर इंश्योरिंग सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। सिर्फ सुपरवाइजरी रोल नहीं है, उसके अलावा
monitoring mechanism should be able to detect problem in the process of implementation and trigger corrective measure। पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसे सोल्व किया जा सके, ये मॉनिटरिंग मैकेनिज्म का काम होना चाहिए। मॉनिटर का मतलब ये नहीं है कि कोई काम कर रहा है और मैं देखती रहूँ बैठ के आराम से, नहीं, मैं ये इंश्योर करूँ कि क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है और आ भी रही है तो क्या उसके लिए कोई करेक्टिव मेजर्स लिया जा सकता है। एंड नॉर्मली मॉनिटरिंग जो है नॉर्मली वो इन हाउस फंक्शन होता है। इन हाउस फंक्शन मतलब कि विद इन मिनिस्ट्री, विद इन डिपार्टमेंट ही सारा कुछ मॉनिटर किया जाता है। वेयर द इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी इटसेल्फ मॉनिटर द ऑपरेशन। तो इन हाउस फंक्शन को अब बाहर वाली अथॉरिटी को सौंप देना चाहिए, और बाहर वाली अथॉरिटी कौन? चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को ये काम सौंप देना चाहिए, मॉनिटरिंग इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटीआई एक्ट इन ऑल द पब्लिक अथॉरिटी। इसके अलावा ये रिपोर्ट कहती है कि एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जानी चाहिए अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर विद द नोडल यूनियन मिनिस्ट्री, द SIC एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट एज मेंबर्स। आपने कोऑर्डिनेशन के लिए क्या करना है? कोऑर्डिनेशन के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए। अ प्रोविजन टू दिस इफेक्ट मे बी मेड अंडर द सेक्शन 30 ऑफ द एक्ट बाय वे ऑफ रिमूविंग डिफिकल्टी। आरटीआई एक्ट का सेक्शन 30 डील करता है रिमूविंग डिफिकल्टी से, तो आप सेक्शन 30 को चेंज कीजिए, प्रोविजन लेके आइए और नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए। और ये कमेटी क्या काम करेगी? सबसे पहले ये एक नेशनल प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगी फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। दूसरा कि जो बेस्ट प्रैक्टिस है नॉट ओनली इन इंडिया बट बाहर भी जो बेस्ट प्रैक्टिस है उनको डॉक्यूमेंट करे, उनके रिलेटेड इंफॉर्मेशन सबको दे। मॉनिटरिंग द क्रिएशन एंड फंक्शनिंग ऑफ नेशनल पोर्टल फॉर राइट टू इंफॉर्मेशन एंड रिव्यू करे रूल्स एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को इशूड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर द एक्ट। दैट coordination committee can carry out impact evaluation of implementation of the act and perform such other relevant function as may be deemed necessary। तो ये जो है पहले चेक कीजिएगा, गूगल कीजिएगा कि क्या ऐसी कोई कमेटी है या नहीं, क्योंकि 2006 के अंदर रिकमेंडेशन आई थी ARC की, उसके बाद में अराउंड 14 ईयर्स हो चुके हैं। क्या ऐसी कोई कमेटी बनी है? बन चुकी है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं बनी तो आप इसको रिकमेंडेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो ARC रिपोर्ट को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, आपको पता होना चाहिए कि कितने पुराने डेटा को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ ख़त्म करते हैं। आज हमने एक चैप्टर पे डिस्कस किया है, एक चैप्टर को टारगेट किया है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा उसमें हम RTI के 6 चैप्टर इश्यूज़ इन इम्प्लीमेंटेशन को भी पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, एंड कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।